गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़ बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बनाक्स फिक्स पॉइंट थ्योरम, बनाक की स्थिर बिंदु प्रमेय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बनाक की स्थिर पॉइंट जो थ्योरम है, बनाक्स फिक्स पॉइंट थ्योरम, उसकी स्टेटमेंट कि लेट एक्स टी बी ए कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस एंड एफ बी ए कॉन्ट्रैक्टिंग मैपिंग ऑन एक्स, then there exists a unique x in capital X such that fx is equal to x। कि अगर x, d एक पूर्णतया मैट्रिक्स स्पेस हो और f x में एक संचन प्रतिचित्रण हो, तो x में कोई ना कोई अवयव x इस प्रकार विद्यमान है कि fx इज इक्वल टू x है। तो सबसे पहले कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस, आप जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स स्पेस x, d एक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस कहलाता है इफ ईच कॉची सीक्वेंस इन x इज कन्वर्जेंट इन x। कि यदि x के जितने भी कॉची अनुक्रम बनते हैं, अगर वह सारे अभिसारी हैं, तो हम उस मैट्रिक्स स्पेस को पूर्णतया मैट्रिक्स स्पेस या कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस कहते हैं। और दूसरा कॉन्ट्रैक्टिंग मैपिंग या कॉन्ट्रैक्शन या संचन प्रतिचित्रण क्या होता है कि अगर एक्स टी एक मैट्रिक्स स्पेस है और कोई फलन जो कि एक्स से एक्स पर परिभाषित किया गया है, उसे संचन प्रतिचित्रण कहते हैं। अगर आपके पास कोई वास्तविक संख्या जिसका मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो विद्यमान हो, कि प्रतिबिंबों के बीच की दूरी बिंदुओं के बीच की दूरी से कम होती है, दैट इज डी ऑफ एफ एक्स कॉमा एफ वाई इज लेस देन और इक्वल टू सी डी एक्स कॉमा वाई फॉर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एक्स एंड सी लाइज बिटवीन क्लोज्ड ओपन इंटरवल 0,1। तो हम ऐसी मैपिंग को कॉन्ट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्टिंग मैपिंग कहते हैं। तो अब मैं बनाक्स फिक्स पॉइंट थ्योरम को सिद्ध करवाना चाहूँगा। तो उसके लिए सबसे पहले अपने एज्यूम करते हैं कि लेट एक्स, डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस एंड एफ बी ए कॉन्ट्रैक्टिंग मैपिंग फ्रॉम एक्स टू एक्स सच दैट डी एफ एक्स कॉमा एफ वाई इज लेस देन और इक्वल टू डी एक्स कॉमा वाई फॉर सी लाइज बिटवीन 0 to 1। मैंने एज्यूम किया है कि x, d एक मैट्रिक्स स्पेस है और f कोई संचन प्रतिचित्रण है जो x से x के ऊपर परिभाषित है। किस प्रकार परिभाषित है कि डी एफ एक्स कॉमा एफ वाई इज लेस देन और इक्वल टू डी एक्स कॉमा वाई। अब अगर x, y x में विद्यमान है तो एफ एक्स कॉमा एफ वाई वो भी क्या है, x में विद्यमान है, क्योंकि जो प्रतिचित्रण आपने परिभाषित किया है वो किस में परिभाषित किया है, x से x के ऊपर। अब अगर एफ एक्स कॉमा एफ वाई एक्स में विद्यमान है तो एफ स्क्वायर एक्स कॉमा एफ स्क्वायर वाई वो भी क्या होंगे, वो भी x में विद्यमान होंगे, क्योंकि हर एलिमेंट का प्रतिबिंब x में विद्यमान है। क्योंकि हमने कहा है कि मैपिंग f इज डिफाइंड फ्रॉम x टू x। तो इसलिए मैंने लिखा कि d ऑफ f टू x कॉमा f टू y इज लेस देन और इक्वल टू c d f x कॉमा f y, क्योंकि f x कॉमा f y c d x y से कम था। और फिर f टू x कॉमा f टू y का बीच का जो दूरी है तो वो किससे कम होगी, d f x कॉमा f y से। तो मैंने फर्स्ट की वैल्यू को यूज़ किया तो अपने पास क्या आ गया, डी एफ टू एक्स कॉमा एफ टू वाई इज लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर डी एक्स कॉमा वाई। डी एफ एक्स कॉमा एफ वाई की वैल्यू मैंने समीकरण 1 में
यूज़ की। इसी प्रकार से अगर अपने चलते जाएं तो डी एफ एन एक्स कॉमा एफ एन वाई विल बी लेस देन और इक्वल टू सी रेज टू पावर एन डी एक्स कॉमा वाई फॉर x comma y belongs to x and c lies between the open interval 0 to 1. Now we assume let x0 be any element of capital X such that x1 is equal to fx0 है, x2 is equal to fx1, यानी कि x1 क्या है, x0 का प्रतिबिंब है, x2 क्या है, fx1 का प्रतिबिंब है, x3 क्या है, fx2 का प्रतिबिंब है, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ। तो x2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज f ऑफ x1, x1 किसका प्रतिबिंब है, fx0 का, तो इसलिए अपने लिखा x2 इज इक्वल टू f स्क्वायर ऑफ x0। x3 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज f ऑफ x2, जैसा मैंने एज्यूम किया है x2 का मान ऊपर आपने कैलकुलेट किया f2 ऑफ x0, तो f इंटू f2 ऑफ x0 ये क्या बन गया, f3 ऑफ x0। तो आप क्या कह रहे हैं कि x1 इज इक्वल टू fx0, x2 इज इक्वल टू f2 ऑफ x0, x3 इज इक्वल टू f3 ऑफ x0, तो xn क्या हो जाएगा, fn ऑफ x0, समीकरण नंबर 5 बन गए। अगेन x3 को अपने क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x2, x2 को क्या लिखा जा सकता है, f ऑफ x1, मैंने समीकरण 3 में एज्यूम किया है, तो f ऑफ fx1 f2 ऑफ x1 बन गया। इसी प्रकार से x3 को आपने लिखा समीकरण 4 में, तो लिखा f2 ऑफ x0 और इसमें लिखा f2 ऑफ x1, तो इसलिए अपने कह सकते हैं कि f3 ऑफ x0 इज इक्वल टू f2 ऑफ x1 है, तो fn+1 ऑफ x0 विल बी इक्वल टू fn ऑफ x1। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 7। अब मान लीजिए xn कोई कॉची सीक्वेंस है और m कोई धनात्मक इंटीजर्स इस प्रकार माने गए हैं कि m, n आर ग्रेटर देन और इक्वल टू n0 एंड ऑल आर नेचुरल नंबर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। मैं एज्यूम करता हूं कि मान लीजिए m इज ग्रेटर देन n, अगर m और n नेचुरल नंबर या इंटीजर हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि m इज इक्वल टू n+1, क्योंकि आप कह रहे हैं कि m इज ग्रेटर देन n, तो इसलिए k का मान क्या होगा, या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, क्योंकि अगर k शून्य हो जाएगा तो m इज इक्वल टू n होगा, और हम कह रहे हैं कि m क्या है, n से बड़ा है। अब अपने ये भी जानते हैं dxm, xn इज इक्वल टू dxn, xm लिखा जा सकता है, क्योंकि x, d मैट्रिक्स स्पेस है, और मैट्रिक्स स्पेस की जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि कोई भी मैट्रिक्स स्पेस तभी मैट्रिक्स स्पेस होती है अगर वह x, y के सापेक्ष क्या हो, सममित हो। तो m3 प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है, और dx, y m4 प्रॉपर्टी जो है मैट्रिक्स स्पेस की वो ये कहती है कि dx, y इज लेस देन और इक्वल टू dx, z प्लस dz, y। तो इसलिए dxn, xm को m4 प्रॉपर्टी से अपने क्या लिख सकते हैं कि लेस देन और इक्वल टू dxn, xn+1 प्लस dxn+1, xm। अब dxn, xn+1 को अपने क्या लिख सकते हैं, प्लस dxn+1, xn+2 एंड सो ऑन, इट कंटिन्यूस। तो इसलिए अपने क्या कह रहे हैं कि dxn, xm is less than or equal to dxn, xn+1 plus dxn+1, xn+2 up to dxn-1, xn। अब dxn, xn+1 का मान आपने ऊपर समीकरण 5 में कैलकुलेट किया हुआ है, तो मैंने वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हैं कि लेस देन और इक्वल टू dxn, xn+1, समीकरण 5 से इसकी वैल्यू रख रहा हूँ, तो xn की वैल्यू fn x0 और xn+1 की वैल्यू fn+1 x0। तो इस प्रकार से हमने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। अब फिर से इक्वेशन 7 यूज़ कर रहा हूँ, तो ये इक्वेशन इज लेस देन और इक्वल टू dfn x0, fn x1 कि dfn x0, fn+1 x0 इज लेस देन और इक्वल टू dfn x0, fn x1। इसी प्रकार से प्लस
एफ एन प्लस वन एक्स जीरो कॉमा एफ एन प्लस वन एक्स वन एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से अब इसमें समीकरण सेकंड यूज़ करता हूँ कि आपने ये कहा है कि डी एफ एक्स कॉमा एफ वाई इज़ लेस देन और इक्वल टू क्या है सी डी एक्स कॉमा वाई। अगर डी एफ टू ऑफ एक्स ज़ीरो कॉमा एफ एक्स वन है तो उसे हमने क्या कहा था सी स्केयर। तो इसलिए ये क्या बन गया समीकरण दो को प्रयोग लिया गया। तो डी एक्स एन कॉमा एक्स एम इज़ लेस देन और इक्वल टू सी एन डी एन एक्स ज़ीरो कॉमा एक्स वन प्लस सी एन प्लस वन डी एक्स ज़ीरो कॉमा एक्स वन एंड सो ऑन। अब इन सारे में मैंने c की पावर n कॉमन ले ली, डी एक्स जीरो कॉमा एक्स वन भी कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा ब्रैकेट में 1 प्लस सी स्क्वायर एंड सो ऑन। अब c की पावर n डी एक्स जीरो कॉमा एक्स वन तो 1 प्लस सी स्क्वायर एंड सो ऑन। ये क्या एक्सपेंशन बनी बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 माइनस सी की पावर माइनस वन, और 1 माइनस सी की पावर माइनस वन को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस सी। तो इसलिए ये बन गया आपके पास डी एक्स एम कॉमा एक्स एन इज़ लेस देन और इक्वल टू सी रेज टू पावर एन अपॉन 1 माइनस सी डी एक्स जीरो कॉमा एक्स वन। तो वेयर डी एक्स जीरो कॉमा एक्स वन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि हमें ये दिया गया है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है सदैव पॉजिटिव होती है। वेयर सी लाइज बिटवीन 0 to 1, तो इसलिए क्या होगा 1 माइनस सी क्या होगा सदैव पॉजिटिव होगा। लेकिन हमें क्या है ये पता है कि n इज़ वेरी लार्ज, दैट इज़ व्हेन n अप्रोचेस इन्फिनिटी है तो c की पावर n क्या हो जाएगा 0, क्योंकि c का मान 1 से छोटा है। सपोज कर लीजिए वो मान 1/3 है, तो 1/3 की पावर इन्फिनिटी तो वो क्या हो गया 1/3 की पावर इन्फिनिटी मीन्स 1 अपॉन इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू 0। तो इसलिए डी एक्स एम कॉमा एक्स एन व्हेन एन अप्रोचेज इन्फिनिटी वो उसका मान सी की पावर एन का क्या हो रहा है 0 हो रहा है। अब आपने कहा था कि m क्या है m इज इक्वल टू एन प्लस के वेयर k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो जब n टेंड्स टू 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया m आल्सो टेंड्स टू इन्फिनिटी बिकॉज m इज इक्वल टू n प्लस के है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी एक्स एन कॉमा एक्स एम इज लेस देन एनी नंबर सपोज दैट नंबर इज एप्सिलॉन, क्योंकि टेंड्स टू 0 होगा आप ये कह रहे हैं। तो इसलिए डी एक्स एन कॉमा एक्स एम इज लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि हमने कहा है ऊपर कि डी एक्स एन कॉमा एक्स एम इज लेस देन एनी पॉजिटिव नंबर, वी हैव एज्यूम्ड दैट नंबर एज एप्सिलॉन। तो इसलिए क्या आ गया कि डी एक्स एन कॉमा एक्स एम इज लेस देन एप्सिलॉन। तो अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी किसी धनात्मक संख्या से छोटी है तो वो क्या होता है दैट इज ए सीक्वेंस। सो वी कैन से दैट एक्स एन इज ए कॉशी सीक्वेंस। अगर ये कॉशी सीक्वेंस है तो मॉडुलस ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एम इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एन कॉमा एम ग्रेटर देन और इक्वल टू एन ज़ीरो which are all natural numbers. We have used the definition of Cauchy sequence. अब दूसरी चीज जो अपने को दे रखी है वो ये कहा गया है कि x, d is a complete metric space. ये एक कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है। आपने कहा है कि xn क्या है Cauchy सीक्वेंस है, तो कंप्लीट मीट्रिक स्पेस की ये डेफिनेशन होती है कि उस मीट्रिक स्पेस में एवरी Cauchy सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो इसलिए by the definition of convergent there exists a number x belonging to capital X such that xn tends to x। अगर xn tends to x है तो fxn क्या होगा fx को टेंड्स होगा कि बिकॉज अपने जानते हैं if x tends to y हो तो fx tends to fy होता है। तो fxn tends to fx at n tends to infinity, और इसे कह सकते हैं लिमिट ऑफ fxn n tends to infinity is equal to fx। तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 8। अब इक्वेशन थर्ड को यूज़ करता हूँ मैं, लिमिट ऑफ बाय इक्वेशन थर्ड, तो एफ एक्स एन इज इक्वल टू क्या हो गया एक्स एन प्लस 1। समीकरण 3 में आपने लिखा था एक्स एन इज इक्वल टू एफ एन एक्स ज़ीरो, तो इसलिए अपने पास ये वैल्यू आ गई कि एफ एक्स एन इज इक्वल टू एक्स एन प्लस 1। तो इसका मतलब क्या हो गया
कि xn+1 इज ए सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस xn, और अगर xn+1 सब सीक्वेंस ऑफ xn है तो इसका मतलब क्या हो गया, fxn इज कन्वर्जेंट एट x, तो fxn भी x के अभिसारी है, तो इसलिए लिमिट ऑफ fxn एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू x। इक्वेशन नंबर 9 आ गई। 8th में आपने कहा था लिमिट ऑफ fxn एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू fx, और 9th में आप कह रहे हैं कि लिमिट ऑफ fxn एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू x है, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी, तो इसलिए fx इज इक्वल टू क्या आ गया, x, वेयर x इज ए फिक्स पॉइंट। तो इसलिए हमने ये चीज़ सिद्ध कर दी कि अगर x, d मीट्रिक स्पेस है और f कॉन्ट्रैक्शन है x से x के ऊपर, तो fx इज इक्वल टू x है। लेकिन अभी एक चीज़ और जो आपको सिद्ध करनी है कि fx इज इक्वल टू x है, लेकिन ये x बिलोंग्स टू जो x है दैट इज़ दी यूनिक वैल्यू। सो उसे प्रूव करने के लिए नाउ वी विल प्रूव दैट x इज़ ए यूनिक पॉइंट सच दैट fx इज इक्वल टू x होगा। अब हमें fx इज इक्वल टू x को यूनिक सिद्ध करना है, तो मैं उल्टा एज्यूम करता हूँ कि लेट अस एज्यूम कि f इज़ एन अनदर एलिमेंट ऑफ x सच दैट fy इज इक्वल टू क्या है, y फॉर एवरी y बिलोंगिंग्स टू x। अब आप कहते हैं कि d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है, d ऑफ एफ एक्स कॉमा एफ वाई, क्योंकि x आपने ऊपर सिद्ध किया है कि एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू क्या है एफ एक्स, और y इज इक्वल टू एफ वाई आपने एज्यूम किया है, तो मैंने वो वैल्यू एज्यूम की है, तो इसलिए डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ एफ एक्स कॉमा एफ वाई। लेकिन क्योंकि f क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है, तो समीकरण 1 में आपने लिखा है कि डी एफ एक्स कॉमा एफ वाई इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू सी डी एक्स कॉमा वाई होती हैं, तो इसलिए अपने पास उस वैल्यू को अगर मैं सब यूज़ करता हूँ तो डी एक्स कॉमा वाई इज़ लेस देन और इक्वल टू सी डी एक्स कॉमा वाई। डी एक्स कॉमा वाई क्या है, धनात्मक संख्या डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से क्या आ गया कि 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू सी, मीन्स सी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। लेकिन अपने को क्या दिया हुआ है कि जो सी है दैट ऑलवेज लाइज इन दी ओपन इंटरवल 0,1, तो c ग्रेटर देन 1, ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, विच इज़ ए कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज वी नो दैट c लाइज बिटवीन द ओपन इंटरवल 0,1 और c लाइज बिटवीन 0 and 1, तो इट मीन्स आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, कि जो आपने कल्पना की थी वो गलत है। और कल्पना क्या की थी कि जो x बिलोंग्स टू x है वो यूनिक नहीं है, आपके पास एक अन्य एलिमेंट y भी विद्यमान है जिससे क्या है एफ वाई इज इक्वल टू वाई है। तो ये हमने कहा कि हमारी सपोजिशन यूनिक जो आपने कहा था नहीं है वो गलत है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास केवल और केवल सिर्फ एक ही वैल्यू x बिलोंगिंग्स टू x विद्यमान है, जिसके लिए क्या होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। तो इस प्रकार से ये बनैक्स थ्योरम सिद्ध होती है, जिसके मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि अगर आपके पास x, d एक पूर्णतया मीट्रिक स्पेस हो और f x से x के ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग परिभाषित हो, तो आपके पास x में कोई एक अवयव x ऐसा विद्यमान जरूर होगा जिसके लिए क्या होगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको इसके स्टेटमेंट भी ध्यान रखनी है और प्रूफ भी। थैंक यू वेरी मच।